चलो इस वाले चैप्टर पे हमको ना दो चीज़ों पे बात करनी है। एक तो भैया हमें पहले गुडविल का हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, दूसरा कि हम गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे इसको हमें समझना है, ठीक है। दो बातें इस चैप्टर में, एक कौन सा है कि भैया गुडविल होती क्या है, और दूसरा उसका भैया वैल्यूएशन पर हम बात करेंगे। तो मीनिंग ऑफ गुडविल को यहाँ पर ध्यान में रखना। तो लिख रहे हैं गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू आउट द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स. If a firm renders goods and services to the customers who feel satisfied will come again, and the firm will be able to earn more प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. सिंपल है. गुडविल का मतलब क्या है कि जब हम जितना बढ़िया हम जो काम कर रहे हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टर्नओवर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या हमारी सेल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. तो किसी भी बिजनेस में क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमारे यहाँ पे रिपीट कस्टमर कितने ज़्यादा है. समझ में आ गया. तो अगर किसी भी बिज़नेस में रिपीट का कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका मतलब उस बिज़नेस की गुडविल अच्छी है. सिंपल सी बात है, ठीक है. उसका नाम अच्छा है, उसका भैया मार्केट में सब कुछ अच्छा है, ठीक है. अब इस गुडविल की वजह से क्या रहेगा, द गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच अनेबल्स टू अर्न अ हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म इन द सेम ट्रेड. पहला ही पॉइंट, एक चीज़ यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पता चल गया कि गुडविल के वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहता है कि वो प्रॉफिट है जो हर कोई कमा रहा है. हायर प्रॉफिट क्या रहेगा गुडविल में? हायर प्रॉफिट क्या रहेगा कि मैंने कहा सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये फर्म है, ये मानो कि एक फर्म ए है, एक फर्म मेरे पास बी है और एक है सी, ठीक है. ये तीनों का सिमिलर ही बिजनेस है, बिजनेस वगैरह सब कुछ सिमिलर है, लोकेशन भी सिमिलर है, कैपिटल वगैरह सब कुछ लगभग सब कुछ सेम है, ठीक है. ये कमा रहा है 1 लाख रुपए, ये भी सेम 1 लाख रुपए कमा रहा, लेकिन ये वहाँ पे 1,30,000 रुपये कमा रहा. तो तुम बोलोगे भैया जो 30,000 रुपये जो फालतू कमा रहा है ये किस बात के कमा रहा? ये गुडविल के कमा रहा है. किस चीज़ के? गुडविल. अपने नाम की ही तो कमा रहा होगा. समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं. कैसे पता चला? जब हमने कंपेयर करा किसको, ए बिज़नेस को, बी बिज़नेस को, सी को, जब हमने आपस में कंपेयर करा तब हमको पता चला जो 30,000 रुपये 30,000 जो ज़्यादा कमा रहा, किस बात के कमा रहा भैया? गुडविल के कमा रहा है, ठीक है. आगे जब हम अपनी बुक में देखते हैं तो कुछ डेफिनेशन है, इसमें से कुछ सिर्फ देख लेना. द टर्म गुडविल इज़ अ जनरली यूज टू द डिनोट्स द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन. किसी भी बिजनेस के भैया जितने बढ़िया कनेक्शन होंगे, जो उसकी रेपुटेशन होगी, तो उससे कहीं ना कहीं उसको मार्केट में अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा. नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा कमा सकता है. ये डेफिनेशन दी लॉर्ड लिंडले ने. दूसरी थी गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर टू द ओल्ड प्लेस. सिंपल सी बात है कि ये इसकी जो लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन है ये हमको रिपीटेशन ऑफ कस्टमर के बारे में बता रहा है कि हमारे यहाँ पे कितने कस्टमर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो जब मेरे यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कस्टमर रहेंगे, जब वो मेरी बिज़नेस के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे, तो ही मेरा बिज़नेस क्या है भैया, बढ़ने लग जाएगा. समझ में आया? तीसरी डेफिनेशन स्पाइसर और जो पेजलर की है, ये क्या बोलते हैं, गुडविल में बी सेड टू बी द एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, और अदर एडवांटेज पजेस्ड बाय द बिजनेस. इसमें लोकेशन भी आ सकता है कि हमारा बिजनेस किस लोकेशन पर है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा. विच अनेबल्स टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट दैन द रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द नेट टेंजिबल असेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. क्लियर? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग बात करते हैं. पहला, ये इंटेंजिबल असेट्स है. भैया क्या होता है मतलब इंटेंजिबल असेट्स का? जो दिखते नहीं. ठीक है. हमारे यहाँ पे दो तरीके के असेट्स होते हैं. एक होता है टेंजिबल. तो टेंजिबल का सिंपल सी डेफिनेशन होती है विच वी सी एंड टच. जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, टेंजिबल असेट्स हो जाएंगे. लेकिन ऐसे असेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, विच वी कांट सी एंड टच, वो कौन से हो जाएंगे, इंटेंजिबल असेट्स हो जाएंगे. तो जब मैं गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ तो गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी से आता है. जैसे कि वहाँ पर भी पेटेंट्स आ जाएगा, ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. इट डज नॉट सफ़र वेयर एंड टीयर एंड एज सच ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट. अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है भैया डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन याद रखना टेंजेबल असेट्स पर लगता है. डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? टेंजेबल असेट्स पर. तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब टेंजेबल असेट्स की वैल्यू कम हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. लेकिन अगर मेरी गुडविल या मेरे किसी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम हो रही हो, तो उसके लिए एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन. याद रखना, ठीक है. डेप्रिसिएशन किसके लिए है? टेंजेबल के लिए है. अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए है? इंटेंजिबल असेट्स की जब वैल्यू कम होती है.
और क्या है वैल्यूएबल एसेट्स है भैया, बिल्कुल वैल्यूएबल एसेट्स है। उसके बाद इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, बिल्कुल यार आया है समझ में। इट्स वैल्यू इज लायबल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, ध्यान से समझना, बढ़ती रहेगी कम होती रहेगी, बढ़ती कम होती रहती है। वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट अ साइलेंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस वेयर देयर इज अ सुपर प्रॉफिट, से हम इसको देखेंगे, दैट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट जैसे इस केस में मैंने यहाँ पर बताया कि यार ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, लेकिन एक 30 कमा रहा है, तो जो 30,000 रुपये तो ज़्यादा कमा रहा है, ये क्या है, इसका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, सुपर प्रॉफिट समझे क्या होता है, ठीक है। बट डिक्लाइंस इन द वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग, सिंपल। अगर हमारी अर्निंग कम हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि भैया गुडविल कम हो रही होगी। 5वां, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली विद एंटायर बिजनेस सोल्ड। वैल्यू कब कर सकते हो, जब आप पूरे बिजनेस को सोल्ड करोगे। जब तक आप बिजनेस को सोल्ड ही नहीं कर रहे हो तो गुडविल के वैसे मुझे बेनिफिट तो मिल सकते हैं, लेकिन मैं उसको वैल्यू नहीं कर सकता। तो गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट, जैसे कि हम फर्नीचर तो बेच सकते हैं। मान लो मेरे पास 10 फर्नीचर है, मैंने 10 फर्नीचर में से 4 फर्नीचर बेच दिए, लेकिन गुडविल का केस नहीं होगा ऐसा। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली, मैं पूरा बिजनेस बेच रहा हूँ, उसी के साथ ही मैं इसको बेचूंगा। द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं जब यह रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, जब मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं जब रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रहता है, हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट चेंज होता है। क्या होता है? तो जब एग्रीमेंट मेरे पास चेंज होगा, कंडीशन कौन कौन सी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन या रिटायरमेंट या फिर डेथ, तब हम लोग क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नहीं तो गुडविल की वैल्यूएशन कब होगी, जब मेरा बिजनेस बंद हो रहा होगा। ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, हम निकाल ही नहीं सकते, एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी निकलती है। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू मे बी फ्लैक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस विच आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू बिजनेस। ठीक है। अब नेचर ऑफ गुडविल को देख लो तो ये तुमको पता ही चल गया भैया कौन सा होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, एंड कैन नॉट बी सीन और टच, तुम उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते। बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स, बिकॉज फिक्टिशियस असेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू, वेयर एज गुडविल हैज़ अ वैल्यू इन केस ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक चीज़ क्या आ रही है, फिक्टिशियस असेट्स आ रही है। एक वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा, फिक्टिशियस असेट्स आ रहा है। जैसे कि तुमको अगर ध्यान होगा तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके का चीज़ें वहाँ पर दिखती थी। ठीक है। तो गुडविल को फिक्टिशियस असेट्स मत समझना, वो क्या है, तुम्हारे पास गुडविल की वैल्यू होती है। कब होती है चाची? तो जाओ बस एक बार फटाफट से थ्योरी तो करवा दो, ये सब करा हुआ है ना, कोई नहीं, एक बार रीड तो कर लो। इट कैन बी सोल्ड थ्रू अ सेल विच इज़ पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द एंटायर बिजनेस। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कब इसकी वैल्यू निकलेगी, जब आप पूरा बिजनेस को बेचोगे। ऑरिजिन इसमें देख लेना, ऑरिजिन ऑफ गुडविल और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स किस उसमें हम डील करें, पोजीशन ऑफ लाइसेंस या फिर मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, फिर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, फिर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, फिर फ्यूचर के कंपटीशन, कैपिटल रिक्वायर्ड, अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये सब उसमें हो जाएगा। अब हम क्लासिफिकेशन गुडविल यहाँ पे ध्यान से समझना, तो 2 तरीके की है। एक गुडविल जो हम खरीदते हैं, इसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। दूसरा जो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है या फिर वो इनहेरेंट गुडविल होती है। समझ में आया? तो जब हम गुडविल को क्या करते हैं, हम क्लासीफाइड 2 तरीके से कर सकते हैं भैया, एक परचेज गुडविल, तो उसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। ठीक है। बात करते हैं कि परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इज नेट असेट्स। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि भैया नेट असेट्स क्या होता है, असेट्स में से आप लायबिलिटीज़ को जब आप माइनस करते हो तो क्या आता है, नेट असेट्स इज रेफर टू एज अ परचेज गुडविल। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बिजनेस परचेस करा, तो जब हम किसी का बिजनेस पर परचेस करते हैं तो उसके बिजनेस के हम असेट्स भी खरीदते हैं और लायबिलिटीज़ भी आती है, दोनों चीज़ें आती है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट असेट्स। ठीक है। तो आपने कहा कि यार हमारे यहाँ पे बिजनेस के नेट असेट्स जो थे वो थे 1 लाख। कितने थे? 1 लाख। और हमने इस 1 लाख के बदले पर पेमेंट करी 1,10,000। तो जो 10,000 है ये किस बात के हो जाएंगे, गुडविल के हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? आ रही है बात समझ में? अब आगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। कौन कौन सा? इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ अ बुक,
इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, कंसिडरेशन आ रहा है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होगा समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कार परचेस करी, कार के बदले पे आपने पेमेंट करी, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि कौन से गुडविल को आप रिकॉर्ड करते हो, तो आप बोलोगे कि भैया हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर वो पूछा जाएगा क्यों करते हो, क्योंकि हम उसके लिए कंसिडरेशन पे करते हैं। आ रही है बात समझ में? उसको आप बैलेंस शीट पर भी शो करोगे, किस तौर पर, असेट्स में। इट इज़ अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। अमोर्टाइजेशन वर्ड मैंने बताया था कि जैसे टेंजेबल के केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन, जब वैल्यू कम होती है क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल क्या है, तो बोले इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच हराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑन गोइंग बिजनेस पर्पजेस। जैसे पहला, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, आ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अ गुडविल। पूछा जाएगा आप किसकी गुडविल को, किसको आप निकाल सकते हो, परचेज को या फिर सेल्फ जनरेटेड को। आप बोलोगे भैया आप सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल को निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपने कंसिडरेशन पे करी। लेकिन दूसरी ओर हम लोग भैया इसकी ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते। कौन सी गुडविल की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आप ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूएबर। समझ में आ गया? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 और इंड AS 38 इंटेंजिबल असेट्स, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्ड्स हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। ठीक है, हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रिकॉर्ड? बोला क्योंकि हम इनके लिए कोई कंसिडरेशन पे ही नहीं करते। अब आते हैं कि भैया आपको वैल्यूएशन इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती रहेगी, तो द नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ द गुडविल इन पार्टनरशिप अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, एडमिशन होगा, तो रिटायरमेंट डेथ होगा, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब जब इफ़ द गुडविल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम पर, और फर्म अगर क्या हो जाए, अमलगमेट हो जाए विद अनदर फर्म। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि मानो एक फर्म ए है, फर्म बी है, आपस में दोनों मिल के बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है भाई साहब, अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल क्योंकि वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर वो बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ अ सेल ऑफ बिजनेस इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि दोनों जो सेलर रहेगा और जो परचेजर रहेगा वो किस तरीके का मेथड फॉलो करना चाहते हैं। मेथड हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितने मेथड है जो हमें सीखने हैं? 4 मेथड है भाई। पहला कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले वाले मेथड पर हम बात करते हैं। पहला और दूसरा हम साथ में सीख लेंगे, नहीं एक ही करके सीखते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान से इस चीज़ को समझना। एवरेज तो पता है ना तुमको, सो मत। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। किस बेसिस पर? नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एन अग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सिंपल है। दस द फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल फॉर्मूला समझ में आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट हम क्यों ले रहे हैं? तो लिखा हुआ आ बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यही तो चाहेगा कि भैया मैं जिस बिजनेस को मैं खरीद रहा हूँ मैं उससे एस्टिमेट भी तो करना चाहूँगा कि भैया फ्यूचर में मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है? भैया आपकी जो साल भर की परफॉर्मेंस रहेगी उसी पर तो डिपेंड करेगा तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे। अब तुमने पहले चैप्टर में भैया 2 ही पेज का काम करा तो पता लग गया ना कि तुम्हारे पहले चैप्टर में से तो एक भी नंबर नहीं आएंगे। आया समझ में? तो किस पे डिपेंड करता है? ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सेम, पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट एज टू विच वट प्रॉफिट आर लाइकली टू बी अक्रू इन द फ्यूचर। हमने पिछले पहले कितना प्रॉफिट कमाया, सेम परफॉर्मेंस में, उसी के बेसिस पर फ्यूचर में ही प्रॉफिट कमाने वाले हैं। देयर फॉर द पास्ट प्रॉफिट आर एवरेज्ड। ठीक है, बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स द प्रॉफिट्स अर्न इन द पास्ट मस्ट बी
adjusted in the light of the future expectation and the following factors should be taken into account while calculating the average profit. Important है, ध्यान से समझना तीनों ही पॉइंट. IMP लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है. पहला वाला, abnormal income of a year should be deducted out of the net profit. एबनॉर्मल इनकम क्या होती है, ध्यान से समझो. कि मैंने कहा यार कि मान लेते कि मेरा काम पढ़ाने का है, तो पढ़ाने के बाद जो मुझको पैसा मिलेगा वो मेरे नॉर्मल इनकम हो जाएगी. लेकिन सपोज करते हैं कि इसी बीच मैंने क्या करा, कोई कार खरीद के उसको वो कर दिया, मैंने कुछ काम करा, मैंने क्या करा, परचेज करी कार, फिर उसको सेल कर दिया, यहाँ पर मैंने कुछ पैसा कमा लिया. तो तुम बोलोगे भाई ये तेरे लिए एबनॉर्मल, ये तेरे लिए क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल नहीं है. समझ में आया. एबनॉर्मल इनकम हो जाएगी जो मेरे रेगुलर बिजनेस से नहीं होती, कभी कभार हो गई अचानक. समझ में आ गया. ये तो वो बोल रहे एबनॉर्मल इनकम को बिजनेस में डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट में से. अगर वो जुड़ी हुई हुई तो उसको क्या करना है, डिडक्ट का करना है. सेम इसी तरीके से अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ किसी साल में, तो उसको क्या करोगे, ऐड बैक करोगे. समझना बात में. एबनॉर्मल इनकम हुई तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे. एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको दोबारा से ऐड बैक करोगे. सेम. समझ में आ गया. एक तो नॉर्मल लॉस है जो बिजनेस में होता ही है, लेकिन ऐसा कोई लॉस हो गया जो एबनॉर्मल है, उसको ऐड करेंगे, उसको हम ऐड बैक कर लेंगे, और जो इनका गेन हुआ तो हम उसे माइनस कर देंगे. ठीक है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड द बिजनेस. ऐसी कोई सी भी इनकम जो मेरे बिजनेस से बाहर से आ रही है उसको भी क्या करना है, माइनस कर. क्लियर. इलस्ट्रेशन नंबर 1. पहले मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, फिर तुम्हें इसको अभी सॉल्व करना है. बोलते हैं कैलकुलेट गुडविल निकालनी है तुमकी फर्म की 3 years परचेज. मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है. आपको गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे भैया फर्म की क्या करो, गुडविल निकालो. 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए. कितने सालों के, इसका क्या निकालोगे आप, पहले एवरेज और फिर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ये फॉर्मूला लिख रहा, फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है. आपको देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दिए हुए. 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये जो ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है, ये लॉस हो जाएगा. 1,50,000 या 2.5 लाख सबको जोड़ोगे. 4 लाख को जोड़ोगे, 5 लाख को, माइनस 60,000 को जोड़ोगे, 50,000 को जोड़ोगे, 2.5 लाख को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे. आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. समझ में आ गया. लेकिन क्या अभी पूरा सॉल्व करोगे, ढंग से रुक जाओ. 1 जनवरी 2016 की बातें सुनना. 1 जनवरी 2016 की बातें सुनना. फायर लग गई. क्या आग रोज लग जाती है क्या, नहीं. अब जब आग लगी तो उसके बाद क्या हुआ भैया, लॉस हो गया. ध्यान से नॉर्मल लॉस. 1 जनवरी 2016 की बात है. आग लग गई. कि आग रोज लग जाती है, कभी कभी लगती है. तो उसके वजह से भैया कितने का नुकसान हो गया, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया. अब सोचो 1 जनवरी की डेट कहाँ पर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी. 1 जनवरी 2016 कहाँ आने वाला है, 15 से 16 के बीच में. सही बोल रहे हैं भाई साहब. हाँ, 15 से 16 के बीच में आएगा 1 जनवरी 2016. अकाउंटिंग ईयर तो मार्च तक होता है ना. ठीक है, ठीक है. डांट क्यों रहे हो तुम. इन्होंने कहा भैया यहाँ कहीं आएगा. मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है. मतलब जिस साल हमको लॉस दिख रहा 60,000 रुपये का, कारण क्या था कि 3 लाख रुपये का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया. समझ में आया. पढ़ के देखना. 1 जनवरी 2016 कहाँ पर आएगा, भाई साहब ने कहा यहाँ पर आएगा. फिर ये कहते हैं कि भैया आग लगी. कि आग हर एक साल लग जाती है, जिसके वजह से भैया तुमने कहा हर एक साल तो नहीं लगती. तो गुड्स क्या हो गया भैया, लॉस बाय 3 लाख रुपए का हो गया. मतलब 3 लाख माइनस करने के बाद ये आया. ठीक है. मैं इसको और हमको क्लेम मिला 70,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी से. समझ में आ गया. देखो मैं इसको इस तरीके से तुमको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर सपोज करो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, हमारा कुछ प्रॉफिट होगा. ठीक है भाई साहब, हमारा क्या होगा, कुछ बोलो, प्रॉफिट होगा एक्स मान लूँ. उसमें से हमारे पर नुकसान हुआ कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का. और जिसमें हमें कॉम्पनसेशन भी मिला 70,000 रुपये का. इसके बाद नुकसान आ रहा -60,000. समझ में आया, आ गया. तो 3 लाख का क्या हो गया, नुकसान. अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, एक्स को यहाँ पर रख लूँ. ये कितना है, -60,000. अच्छा, वो कंपनसेशन के बाद 60,000 लिखा हुआ है. हाँ, सब कुछ ठीक है. ये कितना हो गया भैया, 3 लाख ये हो गया, और -70,000. कर लो इसको सॉल्व. 60 और 130, तो ये कितना हो गया, 3 लाख में से आप 1,30,000 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,70,000. आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है.
1,70,000 समझ में आ गया? हाँ ठीक है, पहला वाला पॉइंट तुम सॉल्व कर लोगे, उम्मीद है मुझे तुमसे इतनी। दूसरा वाला है उसी सेम साल में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ का ही आएगा, है ना? हाँ 2017-18 में आएगा ना? हाँ हाँ ठीक है। कंपनी को मिला है अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आया 80,000 रुपये का। वर्ड क्या लिखा हो? अनएक्सपेक्टेड। तो ये एक्सपेक्टेड होता तो नॉर्मल बात नॉर्मल होती, प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। Add तो सीधा करेंगे। आप 2.5 लाख को से क्या कर दोगे? 80,000 को माइनस कर दोगे, ठीक है? इसके बारे में प्रॉफिट है तो क्योंकि हर एक साल थोड़ी ना होता है अनएक्सपेक्टेड रिफंड। 80,000 रुपये का क्या हर एक साल होगा? नहीं, तो हम बोलेंगे हटाओ ना फिर इसको। एबनॉर्मल प्रॉफिट देखो, रटो मत ना। नॉर्मल लॉस ऐड करता है। रटो मत, मेरी बात ध्यान से मेरी बात समझो। अभी यहाँ पे आग लगी, हाँ। आग के हर एक साल लगती है, तुम्हें क्या लगता है ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस है? तो जब नॉर्मल लॉस नहीं तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से भैया जो प्रॉफिट है अनएक्सपेक्टेड टैक्स का तुमको रिफंड मिला 80,000 रुपये के, हर एक साल मिलता था? नहीं, कभी कभार मिलेंगे तो हम इसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मैं इसको प्रॉफिट में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बस समझ में आया? उसके फिर बाद मैं इसको average एवरेज प्रॉफिट profit आ निकाल दूंगा, जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, ये निकल गया, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आया समझ में? आई साहब बात समझ में? हाँ, हाँ। करो इसको, करो फिर सेकंड तुम्हारे सर साथ आ तो गया, डिस्कस बट करो। एक बार मैंने फर्स्ट वाला एक बार और समझाया। कौन सा वाला? फर्स्ट पॉइंट। देखो 2016 को आग लग गई, हाँ मुझको बताओ आग हर एक साल स्टार्ट करो भाई साहब तब तक आप। मेरे तो आता है 2 मिनट का खेल है। मुझको बताओ आग हर एक साल लगती है? नहीं। कभी कभार लगती है ना। अब इस आग लगने के वजह से भैया नुकसान हो गया हाँ। 3 लाख रुपए का, क्या है मेरे बिजनेस का रेगुलर नुकसान है? नहीं। नहीं, और मुझे क्लेम मिला 70,000 रुपीज़ का, ये समझ में आया? हाँ तो देखो मैंने क्या करा, मैंने सॉल्व करते हुए कहा, मैंने कहा उस साल का प्रॉफिट मैंने कहा मान लो एक्स होगा, समझ में आया? 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो मैंने उसे माइनस करा, जो मुझको क्लेम मिला उसको मैंने जोड़ दिया। इन सबको सॉल्व करने के बाद ही तो 60,000 रुपये का नुकसान आया। अच्छा। फिर मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई 1,70,000 रुपये। तो सर आपने ये x इक्वल टू 60,000 प्लस 3 लाख फिर से क्यों किया? ये यहाँ माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 60 और इसको जोड़ोगे तो माइनस 31 आ जाएगा। फिर 3 लाख में से 31 को माइनस करा तो 1,70 आ गया। ठीक है, करो इसको।